प्रिय छात्रों नमस्कार। कल हमने पिछले क्लास में चैप्टर पढ़ा था पारिस्थितिकीय अनुक्रमण, और अनुक्रमण का हमने आपको अर्थ बताया था कि उत्तराधिकार होता है। और इसमें हम लोगों ने अनुक्रमण के प्रकार, अनुक्रमण के कारण और अनुक्रमण की सामान्य प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया था। अनुक्रमण के सामान्य प्रक्रिया में हमने आपको प्रक्रिया बताई थी नग्नीकरण, आक्रमण, स्पर्धा, प्रतिक्रिया और चरम अवस्था। आज हम देखते हैं अनुक्रमण के सिद्धांत। देखो, अनुक्रमण जो है दो प्रकार के सिद्धांतों पे काम करता है। एक होता है चरम सीमा सिद्धांत। चरम सीमा सिद्धांत, ठीक। चरम सीमा सिद्धांत पूछा जाता प्रश्न कि चरम सीमा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो चरम सीमा सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो क्लीमेंट्स थे। कौन थे? क्लीमेंट्स, ठीक है। और चरम अवस्था की स्थापना में जलवायु का सर्वाधिक योगदान रहता है। मतलब अगर हम ये कहें कि चरम सीमा के सिद्धांत क्या है, तो चरम अवस्था की स्थापना में जलवायु का सर्वाधिक योगदान रहता है, ठीक है। यही चरम सिद्धांत कहलाता है, चरम सीमा सिद्धांत। और इस बारे में सबसे पहले बात कही थी किसने? क्लीमेंट्स ने। और इस सिद्धांत का अन्य नाम जो है वो होता है जलवायु विषयक चरम सिद्धांत। जलवायु विषयक चरम सिद्धांत, ठीक है। जलवायु विषयक चरम सिद्धांत किसने दिया, या चरम सीमा सिद्धांत किसने दिया? क्लीमेंट्स ने। क्या है कि चरम अवस्था की स्थापना में जलवायु का सर्वाधिक योगदान रहता है, ठीक है। दूसरा सिद्धांत यहां पे कार्य करता है बहुचरम सीमा सिद्धांत। बहुचरम सीमा सिद्धांत, ठीक। बहुचरम सीमा सिद्धांत, इसमें भी पूछा जाता कि इसके प्रतिपादक कौन थे। तो इसके प्रतिपादक जो हैं वो टेंसले थे। टेंसले ने दिया था बहुचरम सीमा सिद्धांत। क्या है कि चरम अवस्था की स्थापना में जलवायु के अतिरिक्त मृदा एवं जैविक अपघटकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। फिर से सुने कि चरम अवस्था की स्थापना में जलवायु के अतिरिक्त मृदा एवं जैविक घटकों का भी योगदान रहता है। इसी सिद्धांत को कहा जाता है बहुचरम सीमा सिद्धांत। और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो कौन हैं? टेंसले। इसके बाद आता है अनुक्रमण के प्रतिरूप। अनुक्रमण के प्रतिरूप। कौन से प्रतिरूप हैं अनुक्रमण के? पैटर्न ऑफ सक्सेशन। तो आवास स्थल की प्रकृति और उपलब्ध नमी के आधार पर इसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है मरुक्रमक।
मरुक्रमक। ठीक, मरुक्रमक क्या है? ये ऐसे स्थानों पर अनुक्रमण मिलता है जहां जल की कमी और कार्बनिक पदार्थों की कमी भी, कार्बनिक पदार्थ जो हैं उनकी भी कमी रहती है, लेकिन अकार्बनिक पदार्थ जो हैं वो अधिक मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। जैसे चट्टानों और रेतीले टीलों का अनुक्रमण। ठीक, अब यहाँ जल की कमी होगी, कार्बनिक पदार्थों की भी कमी होगी, लेकिन अकार्बनिक पदार्थ जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मरुक्रमक जो प्रतिरूप है इसकी कई अवस्थाएं होती हैं। जैसे पहली अवस्था की बात करते हैं हम, पर्पटीय लाइकेन अवस्था। ठीक, पर्पटीय लाइकेन अवस्था क्या है? नमी तथा कार्बनिक पदार्थ रहित अधिक ताप वाले स्थानों पर जो सबसे पहले यानी कि नवीन समुदाय के रूप में जो पर्पटीय लाइकेन्स विकसित होते हैं उनको कहा जाता है पर्पटीय लाइकेन अवस्था। जैसे राइजोकार्पोन, ठीक, लिकेनोरा, डिमेटोमा, आदि। ये सब किसके उदाहरण हैं? पर्पटीय लाइकेन अवस्था के उदाहरण हैं। दूसरा होता है पर्डेन लाइकेन अवस्था। दूसरी अवस्था होती है पर्डेन लाइकेन अवस्था। क्या है पर्डेन लाइकेन अवस्था? देखो, इस प्रकार के लाइकेन में थोड़ी सी मृदा उत्पन्न हो जाती है, यानी कि बहुत थोड़ी मृदा में ये उत्पन्न हो जाते हैं और अपनी सक्रियता को प्रदर्शित करने लगते हैं। जैसे पारमेलिया, ठीक, डर्मेटोकार्पोन, अम्बिलिकाना, ये सारे के सारे उदाहरण जो हैं पर्डेन लाइकेन अवस्था के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है सीटेट में, मॉस अवस्था। क्या है? ये उपजाऊ मिट्टी की सतह मॉस वृद्धि को अनुकूल बनाती है। उपजाऊ मिट्टी की जो ऊपरी सतह होती है वो मॉस वृद्धि के लिए अनुकूलतम होती है। ठीक है, जिसका परिणाम क्या निकलता है कि स्थान स्थान पर, जगह जगह पर अनेक प्रकार के मॉस उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे टार्टुला, फ्यूनेरिया, ठीक है, और आपका ग्रीमिया। सीटेट में प्रश्न था फ्यूनेरिया किसका उदाहरण है? फ्यूनेरिया किसका उदाहरण है? ठीक है, तो फ्यूनेरिया किसका उदाहरण है? मांस का। कई बार ये प्रश्न पूछा है सीटेट वालों ने।
अगला जो अवस्था है वो आती है साकीय अवस्था। साकीय अवस्था तो जब मांस की वृद्धि होती है और उसके साथ साथ में मिट्टी अधिक मात्रा में एकत्रित होने लगती है तो उनमें जो है एक वर्षीय घासें उत्पन्न हो जाती हैं, और ये एक वर्षीय घासों का उत्पन्न होना ही साकीय अवस्था कहलाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एड्रोपोगान। ठीक है, एड्रोपोगान। इसके बाद नेक्स्ट अवस्था आती है क्षुप अवस्था। क्षुप अवस्था, ठीक है। तो जब साकीय पौधों को झाड़ीय पौधों से स्पर्धा के द्वारा हटा देते हैं और स्वयं स्थापित हो जाते हैं, मतलब घास हैं झाड़ियां हैं दोनों में स्पर्धा हुई, झाड़ियों ने घास को हटा दिया, तो उस अवस्था को कहते हैं हम क्षुप अवस्था। और क्षुप अवस्था में उदाहरण है केसिया, ठीक, यूरेना आदि, ठीक। इसके बाद अवस्था आती है चरम अवस्था। कौन सी? चरम अवस्था। चरम अवस्था ये क्या है? अनुक्रमण श्रृंखलाओं की अंतिम कड़ी, सबसे लास्ट की कड़ी को क्या कहेंगे? चरम अवस्था। तो जो अनुक्रमण की श्रृंखला चल रही है, परपटीय लाइकेन, फिर पर्लेल लाइकेन, फिर मॉस, फिर साकीय, फिर क्षुप अवस्था, और इसके बाद में जब झाड़ियाँ स्थायी रूप ले लेती हैं तो चरम अवस्था की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह अनुक्रमण के श्रृंखलाओं की अंतिम कड़ी को प्रदर्शित करता है। पहला प्रकार हमने आपको बता दिया। दूसरा प्रकार होता है जलक्रमक। जलक्रमक, ठीक है। जलक्रमक क्या है? जलक्रमक जो है किसी भी तालाब, झील और पोखर में देखने को मिलता है। तालाब, झीलों और पोखरों में जलक्रमक देखने को मिलता है। इसमें भी कई अवस्थाएं पाई जाती हैं। जैसे पहली अवस्था है पादप प्लवक अवस्था। पादप प्लवक अवस्था क्या होता है? इसमें प्रारंभिक समुदाय की स्थापना के दौरान ये बनेंगे, और इनमें जो उदाहरण हैं वो हैं पादप प्लवक के उदाहरण, बहुत ध्यान रखें, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल, हरे शैवाल, और जीवाणु। ठीक, आपसे पूछा जाए कि पादप प्लवक का निम्न में उदाहरण कौन है या नीले हरे शैवाल किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन में पादप प्लवक मिलेगा। तो पादप प्लवक के उदाहरण होते नीले हरे शैवाल और जीवाणु। ये चीज़ें इनमें सम्मिलित करी जाती हैं। फिर होती है दूसरी अवस्था, इसमें आती है जड़ युक्त निम्न अवस्था। जड़ युक्त निम्न अवस्था क्या है? जड़ युक्त निम्न अवस्था, देखो इस प्रकार का जब अनुक्रमण होता है जल निम्न अवस्था, तो जड़ें कीचड़ में पनपने लगती हैं। भाई जड़ युक्त निम्न अवस्था, जड़ें जो हैं किसमें? कीचड़ में पनपने लगती हैं। जैसे हाइड्रला, हाइड्रला, ठीक है। दूसरा उदाहरण है इसका
वेलिस्नेरिया। ठीक है, बहुत ध्यान रखना। हाइड्रला कैसी अवस्था है जलक्रमक में, या हाइड्रला किस प्रकार का पौधा है? जड़ युक्त निम्न अवस्था का पौधा है। ठीक है, तीसरी अवस्था होती है जड़ युक्त प्लवमान अवस्था। जड़ युक्त प्लवमान अवस्था। ठीक है, क्या है ये जड़ युक्त प्लवमान अवस्था? तो इस अवस्था में जब पौधा पहुंचता है तो उसकी गहराई जो है 3 से 5 फीट हो जाती है, 3 से 5 फीट की। ठीक है, फिर आपका आता है चौथी अवस्था में नर अनूप, जड़ नहीं, नर अनूप अवस्था। क्या है नर अनूप अवस्था? इस अवस्था में कुछ जड़ें तो मिट्टी में होंगी और शेष भाग वायु में आ जाता है। ठीक है, इसमें जो है जनकस तथा सिपेरिस जैसे पौधे पाए जाते हैं। कौन से? जनकस तथा सिपेरिस। ये पूछे हुए उदाहरण है इसलिए बता रहे नहीं। इसमें कमल भी आता है, कीचड़ में भी होता है और ऊपर भी होता है जड़ अनूप अवस्था में। ठीक है, फिर आता है कच्छ शाद्रल अवस्था। 5वीं अवस्था होती है कच्छ शाद्रल कच्छ शाद्रल अवस्था। कच्छ शाद्रल अवस्था क्या है? मिट्टी अधिक दलदली हो जाती है और इसमें जो है झाड़ियाँ उत्पन्न होती हैं। तो पूछा जाता है कि जलक्रमक में या तालाब में या झील में झाड़ियाँ किस अवस्था में उगती हैं? तो कच्छ शाद्रल अवस्था में झाड़ियाँ उगती हैं। ठीक, अब जलक्रमक में पौधे तो पढ़ लिए, जंतु भी होते हैं जलक्रमक में। तो बात करते हैं जलक्रमक के अंतर्गत जंतुओं का अनुक्रमण। जलक्रमक के अंतर्गत जंतुओं का अनुक्रमण। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्लवक अवस्था की, यानी कि प्रारंभिक अवस्था है, नवीन अवस्था है। तो प्लवक अवस्था में जो उदाहरण है वो आते हैं ब्लूगिल मछली। इसमें उदाहरण बहुत याद रखना, ब्लूगिल मछली। और दूसरा इसमें उदाहरण आता है सन मछली। ठीक, इसके बाद आता है निमग्न अवस्था। निमग्न अवस्था। निमग्न अवस्था क्या है? निमग्न अवस्था जल में जो है थोड़े से कीचड़ सहित जल में उत्पन्न होने लगे, जैसे ड्रैगन के लार्वा। ड्रैगन के लार्वा किसका उदाहरण है? निमग्न अवस्था के उदाहरण हैं। गैमैरस ऐसे जो जंतु हैं, इसमें ये बहुत ज़्यादा पूछा हुआ प्रश्न है कि ड्रैगन के लार्वा किस अवस्था में होते हैं? तो निमग्न अवस्था में ड्रैगन के लार्वा पाए जाते हैं। अच्छा, अगला केचुआ या मेढक, कछुआ या मेढक, ये किस अवस्था के जीव हैं? तो प्लवमान अवस्था के हैं। प्लवमान अवस्था। ठीक है,
प्लवमान अवस्था जो है इनकी, इसमें जो है प्लवमान मतलब तैरें भी और स्थल में भी कीचड़ अधिक हो जाए तो मेढक और कछुए, मेढक और कछुए जो हैं वो जो हैं प्लवमान अवस्था के उदाहरण हैं। फिर इसमें भी आता है नड़ अनूप अवस्था, नड़ अनूप अवस्था यानी कि डूबे भी रहें और ऊपर भी रहें। तो इसमें आती हैं आपके बतख हैं, किंगफिशर है, ठीक है, और आपके नीले हैरान हैं, ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं ये आपके नड़ अनूप के हैं। देखा होगा बतखें जब तैरती हैं तो आधी ऊपर आधी नीचे रहती हैं। फिर इसके बाद इसमें एक अवस्था आती है जंगल अवस्था। तो जंगल अवस्था में पूर्ण जीव जैसे सिंह हैं, खरगोश हैं, गिलहरी हैं, ये सब पाई जाती हैं, ठीक है। अब पारिस्थितिकीय अनुक्रमण के कारक कौन कौन से हैं, किन कारकों से इनका निर्माण होता है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के कारक, तो इसके मुख्य कारक 4 हैं। पहले होता है जलवायु कारक, ठीक है, जलवायु कारक यानी कि जलवायु कारक जो है वो अनुक्रमण के लिए उत्तरदायी है, जलवायु परिवर्तन जो है वो अनुक्रमण कर सकता है। दूसरा है जैविक कारक, जैविक कारक यानी कि मनुष्य और पशु भी इसके अनुक्रमण में परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरा कारक है भौतिक कारक, भौतिक कारक। तो भौतिक कारक में जो है धरातल का स्वरूप, ऊंचाई, ढलान, ये सारी की सारी चीजें अनुक्रमण के लिए उत्तरदायी हैं। और चौथा कारक होता है मृदीय कारक, ठीक है, मृदा जो है वो अनुक्रमण के लिए उत्तरदायी होती है।